हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब भाई इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि दो तीन अलग अलग प्रोविजंस को मिला के टॉपिक बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर टैक्सेबिलिटी क्या क्या है, यानी कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप बात करें अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, या फिर नाइका की, या फिर जो भी सब कंपनीज़ हैं, ये सब कंपनीज़ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू चीज़ें बिक रही है, जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं या इस टाइप की कोई भी हरकत एक्टिविटीज़ में ये सब पार्ट ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब उन सबको एक टैक्सेशन के रिजीम में लाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए जो कि रिगार्डिंग है ई कॉमर्स टैक्सेशन, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये टैक्स पे करने वाला है on the behalf of those people who are providing services from these e-commerce operators. Okay, tax paid by the e-commerce operator, tax paid by e-commerce operator। ये दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। दोनों के अंदर सिमिलर प्रोविजंस हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर डील करने वाले हैं। पहली बात तो होगी टैक्सेबिलिटी की, कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो इस केस के अंदर जब ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको पेमेंट करने वाला है, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर मान लो ये एक सेलर है जो कि अमेज़ॉन के थ्रू कुछ अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है। अब अमेज़ॉन से परचेज करने वाला कौन है? बायर है। एंड द थिंग इज़ कि जब वो बायर यहाँ पर पेमेंट करने वाला है और ये पेमेंट जाएगी सेलर के पास। सो बेसिकली ये मॉडल यूज़ होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस के अंदर। इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर कुछ सर्कमस्टांसिस अलग हो जाते हैं इन केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। अब फॉर सर्विसेज और गुड्स, तो अगर मान लो आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स के केस के अंदर क्या होगा, यही सेम प्रोसीजर मैंने आपको जो बताया वो सब यहाँ पे फॉलो होने वाला है। सर्विसेज के केस के अंदर क्या हो सकता है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो जस्ट एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कैब सर्विसेज ले लो, ठीक है, ओला या उबर की हम बात करें तो उसके अंदर दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। यानी कि कैब के बिजनेस, टैक्सी के बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने क्या किया, आकर कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जहां से वो अपनी मनचाही लोकेशन के लिए कैब को बुक कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, उनके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, जोमेटो वगैरह जो आपको डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर ओयो रूम्स हैं जहाँ से आप होटल रूम बुक कर सकते हैं, या फिर आपने अर्बन क्लैब का नाम सुना होगा जिसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो चीज़ें आप वहाँ से बुक करके और उनकी सर्विसेज वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दे आर वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर। अब इन जो चार चीज़ों का मैंने आपके सामने नाम लिया, ये चार चीज़ें वो हैं जिनके केस के अंदर क्या होगा। अब क्या क्या था, लेट्स से ए में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हमारे पास आ गया कैब वाला। ओके, अब उस कैब के अंदर ओला, उबर ये सब आ सकती हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, एंड देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हाउस कीपिंग सर्विसेज, एंड देन हमारे पास आ जाएगा लास्ट में यहाँ पर पॉइंट नंबर डी के अंदर हमारे पास आ जाएगी आपकी रेंटिंग ऑफ रूम्स, जो कि आ जाएगा आपके पास फॉर एग्जांपल ओयो। इसका एग्जांपल है अर्बन क्लैब, इसका एग्जांपल है आपके पास जोमेटो, स्विगी, एंड सबसे पहले हमने ओला उबर के बारे में बात कर ही ली है। ये जो सर्विसेज हैं ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं गाइस सेक्शन नंबर 9(5) एंड 5(5) के अंदर ऑफ CGST एंड IGST एक्ट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात कह दी गई कि अगर मान लो इनमें से ये सारे लोग अगर रजिस्ट्रेशन इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल
कैब में कैब सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, हाउस कीपिंग सर्विस, रेंटिंग ऑफ रूम्स के बारे में बात करें, जो बंदा ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा है सर्विस, यानी कि होटल का मालिक है, हाउस कीपिंग प्रोवाइड करने वाला अगर है, तो इन केसेस के अंदर अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई वो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन 2 केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ही इज़ गोइंग टू पे टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू पे टैक्स फॉर यू, ठीक है, आपको नहीं पे करना है, ये इन सब चीज़ों के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप जीएसटी से ऊपर हैं, यानी कि आपका 10 लाख या फिर 20 लाख से ऊपर की आपकी टर्नओवर है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं कैब सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस के केस के अंदर, तो उस केसेस के अंदर स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि इवन इफ अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है भी, इवन इन दैट केस ऑल्सो ई कॉमर्स इज ओनली रिक्वायर्ड लाइबल टू पे जीएसटी ऑन दीज थिंग्स। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस केस के अंदर क्या हमें देखने वाले हैं कि यहाँ पर 2 आपको एक्सेप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सेप्शन ये है कि अगर जो कैब वाली जो कंपनी है, वो अगर कंपनी है, फॉर एग्जांपल कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो हैं वो कंपनी है, तो उस केस के अंदर वही जीएसटी पे करने वाले हैं। और अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है और उसका जो टैरिफ रेट है, मतलब फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई होटल है, होटल के अंदर जो रूम्स मिलते हैं वो 7,500 रुपीज़ पर डे के, अगर उससे टैरिफ रेट उसका ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर उन्हीं को आपका जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर की नहीं बनने वाली। तो गाइज अगेन मैं आपको समझा दूं, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी के ऊपर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया हाउस कीपिंग एंड अर्बन क्लैब के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको मैं अच्छे से समझा दूं ये चीज़ कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपके पास हाउस कीपिंग एंड रेंटिंग को लिया मैंने। ओके, हाउस कीपिंग एंड रेंटिंग के केस के अंदर क्या होने वाला है कि अगर मान लो आपको जीएसटी के अंडर रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, तो उस केस के अंदर तो आप खुद ही पे कर दो, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप 10 लाख या 20 लाख से आपकी टर्नओवर नीचे है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज गोइंग टू पे टैक्स फॉर यू। ओके, जीएसटी की सारी फॉर्मेलिटीज आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर पूरी करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि अगर मान लो कैब और रेस्टोरेंट वाले अगर हैं, तो उस केस के अंदर अब इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे कि जो चीज़ें सड़कों पे घूम रही है, ठीक है, कैसे कैब सड़कों पे घूम रही है, खाना आपका जोमेटो वाले लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, तो जो चीज़ें सड़कों पे घूम रही है उन चीज़ों को हम कैसे पकड़ें, जीएसटी वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं, जस्ट याद रखने के लिए कि उन चीज़ों को जीएसटी वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए ई कॉमर्स को बोल दिया कि भाई तुम ही टैक्स पे कर दो। बट हाउस कीपिंग एंड रेंटिंग के अंदर क्या है कि हाउस कीपिंग के अंदर वो इंसान आपके घर आ रहा है, आपके घर पर वो काम हो रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी के होटल में जा रहे हो, उस होटल में जाकर आप रुक रहे हो, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर वो ठिकाना हो गया, वहां पर वो टैक्स पे कर सकता है अगर वो 10 लाख या 20 लाख की लिमिट से ऊपर आ चुका है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन वो हो चुका है उस केस के अंदर। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको मैंने चीज़ बता दी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल याद करने के लिए इट्स गुड। सो सबसे पहली बात, कैब एंड जोमेटो वाले उन केस के अंदर लाइबल हैं भी या नहीं डजंट मैटर, ई कॉमर्स इज लाइबल टू पे। 2 एक्सेप्शंस हैं, अगर कैब वाला कंपनी है या फिर होटल बहुत बड़ा होटल है जो 7,500 रुपये से ऊपर चार्ज करता है पर डे। ओके, हाउस कीपिंग एंड वो हमने बात देख ली है। अब बात आती है इसके अलावा सर्विसेज की। अब गाइज जहाँ पर भी ये होगा कि ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, और टैक्स पे करने की 9555 अप्लाई नहीं होता, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, तो आप उस केस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है, ई कॉमर्स इसमें वॉट एवर इन 4 चीज़ें स्पेसिफिक हैं, उसके अलावा मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें वॉट एवर विल बी कवर्ड, हर चीज़ उसके अंदर कवर हो जाएगी आपके पास ईजीली। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक सेलर है जो आपके थ्रू, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चीज़ें बेच रहा है बायर को। अब देखो यार, मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास सामने से वो पेमेंट आए, तो उसके लिए टीडीएस टीसीएस आपने सुना है, आपने डीटी में अच्छे से उसको किया है, तो इस केस के अंदर भी वही सेम चीज़ है कि जब बायर से ई कॉमर्स ऑपरेटर पैसा इकट्ठा करेगा और उसको इकट्ठा करके सेलर को दे देगा, तो उस केस के अंदर जब वो ये एक्टिविटी कर रहा होगा तो उसको देने से पहले यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, टीसीएस कलेक्ट करके उस चीज़ को जमा करा देगा। टीसीएस का रेट यहाँ पर फिलहाल के लिए दिया गया है 1% इन केस ऑफ आईजीएसटी एंड
0.5% प्लस 0.5% इन केस ऑफ CGST एंड SGST। तो ये यहाँ पर अच्छे से आपके लिए चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली अब यहाँ पर इस तरीके से काम होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा कि GSTR 8 जो है वो फाइल करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, GSTR 8 फाइल करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या ये फाइल करना मैंडेटरी है? तो जी हाँ, ये मैंडेटरी है ओनली एंड ओनली तभी जब उसने TCS इकट्ठा किया है। मान लो उसने कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की ही नहीं जिसमें उसे TCS इकट्ठा करना पड़े, तो उस केस के अंदर उसको वो GSTR 8 फाइल नहीं करनी। 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जहाँ पर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की गई है, वहाँ से एंड ऑफ 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको GSTR 8 फाइल करनी है। जो TCS यहाँ पर काटा जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा GSTR 2A ऑफ द सेलर के अंदर, और उस चीज़ का वो क्रेडिट ले सकता है, और उस चीज़ को अगर क्रेडिट नहीं ले पा रहा है तो फ्यूचर में रिफंड के लिए अप्लाई भी कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको अलाउ की गई है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली, इस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करने वाली है। तो ये था सारा का सारा प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको ये चीज़ें करनी है। अब एक छोटी सी कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन और आपको मैं बता देता हूँ। रेस्टोरेंट सर्विसेज के रिलेटेड स्पेशल क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कुछ दी गई हैं, तो वो क्या क्या है ज़रा हम देख लें। हाँ, तो अगर आप मान लो आप डिले कर देते हो GSTR 8 फाइल करने में, GSTR 8 कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो है जहाँ पर आपको बताना है कि भाई आपने TCS काटा है जो कि 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसकी लेट फाइलिंग के केस के अंदर आपको मिलेगा 200 डेज, 100 GST के और 100 SGST का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, या फिर 10,000 विच एवर इज़ लोअर। ओके, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम लिमिट फर्निशिंग GSTR 8 आपको दे दी गई है कि 3 साल के अंदर अंदर आप मैक्सिमम कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या होने वाला है? SSC को, फॉर एग्जाम्पल SSC को ही होने वाला है उसका नुकसान, क्योंकि देखो TCS तो कट चुका होगा और GSTR 8 फाइल नहीं की गई होगी, तो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ना वो ITC ले पाएगा और ना वो रिफंड ले पाएगा फ्यूचर के अंदर। तो इस केस में वहाँ उसी को नुकसान है। 3 साल के अंदर आपको अलाउ किया जाएगा, 3 साल के बाद अगर आप भरते हो तो वो चीज़ यहाँ पर लैप्स हो जाएगी और उसका रिफंड भी नहीं ले पाएगा SSC और ना उसका ITC ले पाएगा। TCS में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप ITC को यूटिलाइज करके TCS नहीं भर सकते। TCS आपका कैश में ही जाएगा, ई कैश लेजर से ही आपको TCS का पेमेंट करना होगा। एक फाइनल एनुअल स्टेटमेंट भी जाएगी GSTR 9B के अंदर, जो कि जो कि जाएगी 31 दिसंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मान लो 31 मार्च का आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसी ईयर के 31 दिसंबर तक आपको एक एनुअल रिटर्न उसके अंदर फाइल करनी होगी GSTR 9B के अंदर। तो ये सब होगी कुछ प्रोसीजरल बातें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें देखते हैं इसकी जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं। गाइज, क्लैरिफिकेशन के अंदर क्या आता है? क्लैरिफिकेशन ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा और आपको अपने मन में आंसर सोचना है, एंड मैं भी आपको उस आंसर्स का आंसर उस चीज़ को करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले आता है हमारे पास ई कॉमर्स नॉट टू कलेक्ट TCS इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सो नोटिफाइड। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर वो कंपलसरीली GST पे कर रहा है तो TCS का ऑप्शन तभी आएगा जब GST नहीं पे कर रहा। ये ध्यान रखना, जिस भी सर्विसेज के अंदर अगर GST ही ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है तो उस केस में TCS का सोल्यूशन नहीं बनता। दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक चीज़ एग्जिस्ट करने वाली है, या तो टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है, अगर टैक्स पे नहीं कर रहा है तो वो TCS काट रहा है। दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल, बॉटम लाइन यही है। ओके, तो भाई इसके अंदर सीधी सी बात यही है कि अगर मान लो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए टैक्स मान लो क्या रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए टैक्स जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है, तो उस केस के अंदर TCS नहीं कटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ई कॉमर्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम। तो अगर देखो रूल 8 के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स को रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। ई कॉमर्स टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो भाई देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टैक्स उसको पे करना है तो वो पे करेगा, ये हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही। उसमें आता है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है, सब सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है, टैक्स कौन पे कर रहा है, भूल जाओ, जस्ट लीव इट आउट। सबसे पहले आप ये देखो कि सर्विसेज को सप्लाई कौन कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला। तो जब एग्रीगेट टर्न ओवर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन या फॉर द पर्पज ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो उस केस के अंदर उस चीज़ को एग्रीगेट टर्नओवर में कौन दिखाने वाला है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ऑब्वियस सी बात है, यू राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स नॉट टू बी कंसीडर्ड एज इनवर्ड सप्लाई फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब देखो, इनवर्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। ऐसा नहीं है कि GST भी उसके बिहाफ में वही पे कर रहा है और उसी को इनवर्ड दिखा के उसका ITC भी ले रहा है, तो ये चीज़ वहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी इनवर्ड सप्लाई नहीं है, इट्स जस्ट अ पास थ्रू। यानी कि ई कॉमर्स यहाँ बैठा है, सर्विस आई और आगे चली गई,
उसने यूटिलाइज नहीं किया, उसने आगे पास कर दिया उस चीज़ को, वो उन्हीं चीज़ों को आईटीसी ले सकता है जो सर्विसेज वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए खुद ले रहा है, स्पेसिफिकली फॉर हिज बिजनेस। ये ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा अच्छे से। रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्रोवाइड देयर ओन सर्विस एज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड ऑन इंटरमीडियरी फॉर विच इट वुड एक्वायर इनपुट्स, यानी कि वो कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो अपनी इनपुट लेंगे, अपनी सर्विस लेंगे, तो उसका वो आईटीसी ले सकते हैं। अब क्या होता है, द ई कॉमर्स चार्ज करता है कुछ कमीशन, फीस एक्सेट्रा फॉर द सर्विस इट प्रोवाइड्स। द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड बाय द ई कॉमर्स फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन इट्स ओन अकाउंट। यानी कि रेस्टोरेंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर भी तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके लिए उसके खाने को बिकवा रहा है, उस सर्विसेज के लिए जो पैसा चार्ज कर रहा है उसके अगेंस्ट वो आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है, जो उसने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो इंटरमीडियरी सर्विसेज ली हैं उनके ऊपर जो उसने आईटीसी उसको मिला है उसको यूटिलाइज वहाँ पर वो कर सकता है। Accordingly, it is clarified that e-commerce shall not be required to reverse ITC on account of restaurant services on which it pays GST in terms of section number 95। उसका ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं है जिसमें वो 95 के अंदर टैक्स पे कर रहा है, जो पिछली क्लैरिफिकेशन के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया था। However, it may also be noted that on restaurant services so notified, e-commerce shall pay the entire GST liability in cash। TCS की तरह यहाँ पर भी एंटायर जीएसटी लाइबिलिटी कैश के अंदर जाने वाली है। नो आईटीसी कुड बी क्लेम्ड यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विस अप्लाइड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऑब्वियस ही बात है, ये पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, जब आईटीसी उसका है ही नहीं तो वो आईटीसी में से कैसे यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जीएसटी टू बी पेड बाय द सप्लायर ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 बट सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इस पॉइंट के अंदर क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 95 के अलावा भी कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो भाई उन सर्विसेज के लिए आपके नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई होते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। तो अगर आप कुछ और चीज़ें भी सप्लाई कर रहे हो, कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए आपका सिंपली टीसीएस कटेगा और आपके उन प्रोविजन में आओगे। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो उस केस के अंदर तो वो चीज़ नॉर्मली वर्क करती रहेगी, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आने वाली। जस्ट बिकॉज कि आप रेस्टोरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करो दैट डजंट मीन कि आपको बाकी प्रोविजन से भी फ्री कर दिया जाएगा। दिस डजंट हैपन। फिर आता है मेरे पास ई कॉमर्स टू रेज इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर ही इनवॉइस रेज करेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी जबकि यही पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो साथ में कोई और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो उस केस के अंदर ये होगा कि भाई देखो जो 95 के अंडर प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग तो इनवॉइस ई कॉमर्स ऑपरेटर ही रेज करेगा और वही उसके ऊपर टैक्स पे करने वाला है। जो बाकी सर्विसेज साथ में प्रोवाइड की जा रही हैं तो उसके लिए सेपरेट बिल इशू किया जा सकता है जिसके बेसिस पे वो चीज़ें वहाँ पर काम करने वाली हैं। तो यही थी सारी की सारी क्लैरिफिकेशंस और जो कोर कॉन्सेप्ट थे इसके हमने वो देख लिए हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।